हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। देखिए, हमारी बॉडी में कई तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। स्टेम सेल्स क्या होता है, किसी सेल को स्टेम सेल कब कहा जाएगा? तो स्टेम सेल कहलाने के लिए किसी सेल के पास 3 खूबियाँ होनी चाहिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। क्या? सबसे पहला है कि स्टेम सेल अनस्पेशलाइज्ड होना चाहिए। स्टेम सेल्स के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो स्टेम सेल क्या होना चाहिए? अनस्पेशलाइज्ड होना चाहिए। अनस्पेशलाइज्ड होने का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी सेल अगर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो स्पेशलाइज्ड है, डिफरेंशिएटेड है। मतलब कोई नर्व सेल है, ठीक है, तो नर्व सेल क्यों है? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम में काम करती है, वो एक सिस्टम का पार्ट है, वो एक फंक्शन परफॉर्म करती है। ब्लड सेल है, आरबीसी है, तो वो क्या है? वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगी, ठीक है। तो वो सब क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है, वो डिफरेंशिएटेड है। अब उनको हम स्टेम सेल्स नहीं कहेंगे। स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल कच्ची सेल्स है भाई, ठीक। ये अनस्पेशलाइज्ड होती है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टेम सेल्स का, क्या कि वो अनस्पेशलाइज्ड होती है, वो किसी फंक्शन में, किसी स्ट्रक्चर में नहीं गई होती है अभी। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेम सेल होने के लिए क्या चाहिए कैरेक्टरिस्टिक? कि स्टेम सेल खुद सेल्फ रिन्यूअल कर सके। सेल्फ रिन्यूअल करने का क्या मतलब होता है? सेल्फ रिन्यूअल करने का मतलब है कि स्टेम सेल जब डिवाइड करे, स्टेम सेल जब भी डिवाइड करती है करे भी, तो मान लीजिए ये एक स्टेम सेल है, ये जब डिवाइड करती है ना, तो एक तो पहले अपने जैसा ही एक स्टेम सेल बनाती है और एक प्रोजेनाइटर सेल बनाती है ये। ठीक, क्या प्रोजेनाइटर सेल बनाती है? तो ये स्टेम सेल इसने खुद को रिन्यू किया है, ठीक है, ये स्टेम सेल ने खुद को रिन्यू किया है। ये अपनी स्टेम सेल की जो पॉपुलेशन है, स्टेम सेल का जो पूल है, उसको मेंटेन करके रखी रहती है, ठीक है। जब भी डिवाइड करती है स्टेम सेल, तो एक स्टेम सेल बनाती है अपने जैसा और एक प्रोजेनाइटर सेल बनाती है। क्या बनाती है? प्रोजेनाइटर सेल। अब ये प्रोजेनाइटर सेल क्या होता है? ये प्रोजेनाइटर सेल आगे चलकर डिफरेंशिएट हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर सेल में। मान लीजिए ये कोई नर्व सेल की प्रोजेनाइटर सेल है, ठीक है, तो ये आगे चलकर क्या बनाएगी? नर्व सेल बनाएगी। तो स्टेम सेल की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो सॉरी, कि ये क्या करेगी? सेल्फ रिन्यूअल करती है। सेल्फ रिन्यूअल करने का क्या मतलब होता है? कि स्टेम सेल जब भी डिवाइड करती हैं, तो एक तो खुद के जैसा ही स्टेम सेल बना लेती हैं और एक प्रोजेनाइटर सेल बनाती हैं। ये प्रोजेनाइटर सेल क्या होती है? आगे चलकर डिफरेंशिएटेड सेल बनाती हैं। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी क्या होती है? अब इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका? यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब स्टेम सेल क्या हो सकती हैं? डिफरेंशिएट हो सकती हैं। स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो सकती है, मतलब एक अनस्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड सेल मतलब अभी वो किसी स्ट्रक्चर में, किसी फंक्शन में नहीं है, वो एक स्पेशलाइज्ड सेल बन सकती है। तो ये स्टेम सेल की क्या है? प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक स्टेम सेल कहलाने के लिए किसी सेल के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो सेल स्टेम सेल कहलाएगी, ठीक है। अब स्टेम सेल के बारे में और भी बात करेंगे, तो पहले इतनी चीज़ हम पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टेम सेल्स डिफर फ्रॉम अदर काइंड ऑफ सेल्स इन द बॉडी। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में अलग तरह के सेल्स होते हैं, उनसे डिफर करती है। कैसे? तो देखिए, व्हेन अ स्टेम सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस, स्टेम सेल जब डिवाइड करती है तो माइटोसिस करती है। तो ईच न्यू सेल, मतलब माइटोसिस से डिवाइड करती है, तो ईच न्यू सेल जब नया सेल बनता है, हैज़ द पोटेंशियल टू ईदर रिमेन ए स्टेम सेल और बिकेम अनदर टाइप ऑफ स्टेम सेल विद इन अ मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो जब स्टेम सेल डिवाइड कर रही है, वो 2 सेल बन रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों सेल के पास क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि वो या तो स्टेम सेल बनी रहे या फिर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में चली जाए। तो क्या करती है स्टेम सेल? स्टेम सेल बहुत चालाक है, तो वो अपना पॉपुलेशन भी मेंटेन करके रखी रहती है। क्या करती है कि एक सेल को स्टेम सेल बना के रखेगी और एक को क्या कर देगी? प्रोजेनाइटर सेल बना देगी, उसको किसी स्पेशलाइज्ड फंक्शन में जाने के लिए लायक बना देगी, ठीक है। तो ये स्टेम सेल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि ऑल स्टेम सेल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्स हैव 3 स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज। अभी स्टेम सेल की हम टाइप्स की बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे अलग अलग स्टेम सेल्स की। तो अभी यहाँ पे बात नहीं की स्टेम सेल्स कहीं की भी, उनका सोर्स से अभी हमें मतलब नहीं है, लेकिन हर तरह के स्टेम सेल के पास
क्या होनी चाहिए, 3 स्पेशल प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए। सबसे पहला क्या, तो स्टेम सेल्स और अनस्पेशलाइज्ड। स्टेम सेल्स क्या होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं। देखिए अ स्टेम सेल डज नॉट हैव एनी टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ इट टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एक स्टेम सेल के पास कोई टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं, सेल्स जुड़ जुड़ के ही तो एक टिश्यू बनाएंगी, फिर आगे चल के ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो जो स्टेम सेल होती है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक टिश्यू स्ट्रक्चर में नहीं गई होती है, कोई एक लीवर सेल, किडनी सेल, ऐसा कुछ किसी में नहीं गई होती है, और वो कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम अनस्पेशलाइज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए गए। तो देखिए जैसे एक स्टेम सेल है, वो कैन नॉट वर्क विथ इट्स नेवर टू पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। जो एक स्टेम सेल है वो क्या करेगी, मान लीजिए किसी ब्लड सेल के पास है, तो वो स्टेम सेल है, तो वो ब्लड सेल के पास है तो उसकी जैसा काम करना शुरू नहीं कर देगी, वो ब्लड पंप करना शुरू नहीं कर देगी, हार्ट सेल्स की तरह नहीं नहीं शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि वो स्टेम सेल है, अभी उसको कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं दिया गया है। जैसे फिर कोई सेल स्टेम सेल है तो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकती है, जैसे ब्लड स्ट्रीम की तरह। मतलब कहने का मतलब वो एक स्पेशलाइज काम तब तक नहीं करेगी जब तक उसको बताया ना जाए, तब तक उसको वहाँ पे पहुँचाया ना जाए। ठीक है, तो स्टेम सेल्स कहने का मतलब क्या होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं। सेकंड क्या है कि स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड सेल्फ रिन्यूइंग कंटिन्यूअली। स्टेम सेल के पास क्या दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि स्टेम सेल्स के पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, और खुद को सेल्फ रिन्यू करके अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक मसल सेल्स, ब्लड सेल्स और नर्व सेल नॉर्मली डू नॉट डिवाइड। ये चीज़ हम जानते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, वो नॉर्मली डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक, वो अपना डिवाइड करने की कैपेबिलिटी छोड़ के एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन स्टेम सेल्स क्या कर सकती हैं, कैन सेल्फ रिन्यू कर सकती हैं। कैसे, बाय डिवाइडिंग मेनी टाइम्स टू प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्टेम सेल। मिलियन टाइम्स वो डिवाइड कर सकती हैं और कई सारे अपना स्टेम सेल बना सकती हैं। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा क्या होता है, तो स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। स्टेम सेल क्या होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती है, लेकिन वो क्या हो सकती है, स्पेशलाइज्ड सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है। देखिए व्हेन अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल्स गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड सेल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल, जिसको कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उसको नहीं जाने दिया गया है, जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चली जाती है, कोई फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है, तो क्या कहते हैं हम उसे, वो डिफरेंशिएट हो गई है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट क्या है कि द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल्स कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो एक स्टेम सेल से बनती है, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, इवन दो दे हैव द सेम जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। जबकि उनके पास सेम जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है। क्यों, हम जानते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन वाली चीज़ हमने पढ़ी है। दिस इज बिकॉज डिफरेंट जीन्स इन द स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड इन्फ्लुएंस बाय द सेल्स मूवमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि हर सेल टाइप में अलग अलग तरह का जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। तो ये 3 चीज़ हुई। अभी तक हमने क्या देखा कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं, और स्टेम सेल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्या, कि स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है उनके पास, और तीसरा क्या होता है कि वो डिफरेंशिएट हो सकती है। तो ये होता है स्टेम सेल्स। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए स्टेम सेल को ना हम किस तरीके से 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे कि हम स्टेम सेल्स कहाँ से ले रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, और दूसरा उनकी पोटेंसी के बेसिस पे। पोटेंसी क्या होती है, कोई एक सेल कितने तरह के सेल्स बना सकता है, कितने तरह के सेल्स डिवाइड कर सकता है, तो उसको पोटेंसी उसकी कहा जाता है। तो देखिए सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे कि हम कहाँ से स्टेम सेल डिराइव कर रहे हैं, इसके बेसिस पे 4 तरह की है। मैंने ये यही दोनों आप देखेंगे, क्या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है और फिर अडल्ट स्टेम सेल होता है। तीसरा है कि अडल्ट सेल को ऑल्टर करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की प्रॉपर्टीज ला दी गई हैं, ये एक्सपेरिमेंट की तरीके से हुआ है। और चौथा है पेरीनेटल स्टेम सेल्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पोटेंसी के बेसिस पे होते हैं टोटीपोटेंट नेचर के, प्लूरीपोटेंट नेचर के स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। तो इन चारों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जैसे जाइगोट बनता है तो फिर जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे डिवीजन होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 60 सेल स्टेज आती है। ठीक है, मोरूला, ब्लास्टूला वगैरह आती है। जब ब्लास्टूला वाली स्टेज आती है ना, तो क्या होता है उसमें कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है कि बाहरी लेयर पे जो सेल्स होती हैं, वो एक बाहरी कुछ सेल्स चले जाते हैं, ऐसे खुद को डिफरेंशिएट कर लेते हैं बाहर,
और कुछ जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये बीच में नहीं, ऐसे एक हिस्से पे आ जाते हैं। तो ये जो बाहर वाले सेल्स है ना, इनको क्या कहा जाता है, बाहर वाले सेल्स को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर वाली सेल्स हैं इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो यही है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्या है ये, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। मतलब इतना क्या समझ में आया कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहाँ से लिया जाता है, ये जो ब्लास्टुला में जो इनर सेल मास होती हैं वहीं से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को लिया जाता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है। मतलब ये जो इनर सेल मास होता है ना, पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, आगे चलकर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का निर्माण नहीं करता है। तो ये होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम कहाँ देख रहे हैं, सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे, कि इनका ऑरिजिन कहाँ से होगा उस बेसिस पे। तो पहले ये वाली लाइन पढ़िए कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ये प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है, डिराइव फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के कहाँ से हमने अभी डिराइव किया, इनर सेल मास से। तो ह्यूमन एम्ब्रियो रीच द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज 4 to 5 days post fertilization, at which the time they consist of 50 to 150 cells। तो ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है वो फर्टिलाइजेशन के 4 या 5 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उससे पे पहुंचती है और जो उसका इनर सेल मास होता है, हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वहीं से डिराइव करते हैं, एक्चुअली उसी को कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ द इनर सेल मास और प्लूरीपोटेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती है, कैसा नेचर होता है इनका, प्लूरीपोटेंट नेचर होता है। प्लूरीपोटेंट नेचर मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम ऐसे कहें कि ये बहुत कुछ बना सकती हैं, बहुत सारे तरह के स्टेम्स बना सकती हैं, स्टेम सेल्स बना सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं बना सकती। इसको प्लूरीपोटेंट से ना पैसा से याद रखिए। कहते हैं ना कि भाई पैसा बहुत कुछ है, मतलब लिटरली बहुत कुछ है पैसा, लेकिन तभी भी पैसा सब कुछ नहीं है। सेम प्लूरीपोटेंट के साथ भी है कि प्लूरीपोटेंट बहुत तरह के, बहुत सारे तरह के सेल्स बना सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बना सकता। जैसे अगर हम ब्लास्टुला स्टेज की बात करें, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज की बात करें, तो जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या होती है, प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है। तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाएंगी और आगे चल के वही सब कुछ बनाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है जैसे प्लासेंटा वगैरह है, ये नहीं बनाती है। तो ये क्या हो, प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है। तो क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ इनर सेल मास कैसी होती हैं, प्लूरीपोटेंट नेचर की होती हैं। दैट इज दे आर एबल टू डिफरेंशिएट टू जनरेट प्रिमिटिव एक्टोडर्म, जो पहले प्रिमिटिव एक्टोडर्म बनाती है, जो अल्टीमेटली किसमें क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाती हैं। These induces each of the more than 220 cell types in adult body। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बात हुई। अभी ये वाला चीज़ भी यहाँ पे पढ़ी, यहाँ पे उसकी बात की गई है, लेबोरेटरी के रेफरेंस में बात की गई है कि एम्ब्रियो कंटेन स्टेम सेल्स दैट हैव द रिमार्केबल पोटेंशियल टू डेवलप इनटू द डिफरेंट सेल टाइप्स इन द बॉडी। जो एम्ब्रियो के इनर सेल मास होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो सेल, बॉडी के जितने भी तरह के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उसको बना सकें। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है वो आइसोलेट की जा सकती है और स्पेशल कंडीशंस में लेबोरेटरी में ग्रो भी की जा सकती है। अंडर प्रॉपर कंडीशंस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म ऑल टिश्यू टाइप इन अडल्ट बॉडी। और अगर आप उसको प्रॉपर कंडीशन देंगे लैब में, तो वो क्या हो सकती हैं, हर तरह की टिश्यू बना सकती है, क्योंकि वो तो प्लूरीपोटेंट नेचर की है, तो हर तरह की टिश्यू बना सकती है, एक्सेप्ट क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की तरह, कि क्या बोले, एक्स्ट्रा मेम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं बना सकती हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हाउएवर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन नॉट डेवलप इनटू एन इंटायर फीटस या एडल्ट बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म टिश्यूज सच एज द प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये बात लैब के लिए कही गई है कि लैब में हम क्या कर सकते हैं कि स्पेशल कंडीशंस में, स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रो करके डिफरेंट तरह की टिश्यूज आप बना सकते हैं, लेकिन लैब में आप पूरा पूरा फीटस नहीं ग्रो कर सकते ना। क्यों, क्योंकि फीटस को ग्रो करने के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए जो उसकी मदर की बॉडी से मिलता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो बनती है उससे वो मिलता है उसको नरिशमेंट। और जो प्लूरीपोटेंट नेचर की ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बना सकती हैं, और लैब में भी ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए आप फीटस नहीं ग्रो कर सकते। लेकिन क्या हो सकता है, डिफरेंट तरह के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं बॉडी की, वो आप बना सकते हैं उस तरीके के, उसको एनवायरनमेंट, उसको न्यूट्रिएंट प्रदान करके। तो ये
बात हुई। अब यहाँ पे भी एक चीज़ लिखी है कि अंडर डिफाइंड कंडीशंस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोपेगेटिंग देमसेल्फ indefinitely in an undifferentiated state and have the capacity when provided within the appropriate signals to differentiate presumably via the formation of precursor cells to almost all mature cell types। ये सब इतना क्या लिखा है इसमें, ये लिखा है कि अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को प्रॉपर डिफाइंड कंडीशन देंगे तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इनडेफिनेटली डिवाइड कर सके, ठीक है, वो अनडिफरेंशिएट होंगी। तो इसीलिए अगर आप प्रॉपरली उनको ऐसा कंडीशन देंगे कि आप जो जिस तरीके का टिश्यू या सेल बनाना चाहते हैं तो वो बन जाएंगी, ठीक है। और इसी कैपेबिलिटी की वजह से, इसकी इसी खासियत की वजह से ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इनको मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और आजकल बहुत ही इनका क्या कहते हैं कि डिमांड हो गया है, क्योंकि हमें काम आएंगी। क्या करें, अभी हम इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल देख पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी ये अच्छा खासा हमारा मदद करती हैं। तो ये हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के लिए। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में आपको क्या रखना है कि हम डिराइव करते हैं कहाँ से, इनर सेल मास से, और ये प्लूरिपोटेंट नेचर की होती है। डन। अब देखते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स। अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होती है, जैसे इसका नाम पता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल था, ये अडल्ट स्टेम सेल है। तो सम फीटल और एडल्ट टिश्यूज such as umbilical cord blood, bone marrow, muscle and brain contain adult stem cell that produces cells to replace one that are lost through normal tear and wear injury or disease। तो अगर फीटस की अडल्ट सेल की हम बात करें तो उनकी में अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड होता है, बोन मैरो है अडल्ट में, मसल है ब्रेन में, यहाँ से हमें स्टेम सेल्स मिलती हैं जो क्या करती है, किसी टीयर इंजरी या डिजीज़ के चलती है, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे क्या करती हैं, वो सेल प्रोड्यूस कर देती हैं जो उनको रिप्लेस कर सके। तो एडल्ट स्टेम सेल्स करती हैं, ऐसा काम करती हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं और स्पेशल कंडीशंस में लैब में ग्रो भी किया जा सकता है इन्हें। और प्रॉपर कंडीशन देकर अडल्ट स्टेम सेल कैन डिवाइड बट दे कैन ओनली डिफरेंशिएट इनटू अ लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यू टाइप। तो अडल्ट स्टेम सेल जो होती है ना, वो भी अलग अलग तरह की सेल्स बना सकती हैं, लेकिन एक लिमिटेड नंबर में ही बना सकती हैं। ये कह सकते हैं कि हम प्लूरिपोटेंट नेचर की नहीं होती हैं, या तो कुछ सेल्स कह सकते हैं कि मल्टीपोटेंट हो सकती है, नहीं तो मोस्टली क्या होती है, यूनिपोटेंट नेचर की होती है। मल्टीपोटेंट मतलब जो बहुत डिफरेंट तरह के सेल्स बना सके, यूनिपोटेंट मतलब सिर्फ एक ही तरह का कोई सेल बना सके, ठीक है। तो ये अडल्ट स्टेम सेल्स की बात हुई। अब तीसरा एक है कि अडल्ट सेल्स को आल्टर किया गया है ताकि वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी ला सके। देखिए अडल्ट सेल्स हमारे पास क्या है, वो या तो मल्टीपोटेंट होगी अगर ज़्यादातर होगी तो, नहीं तो मोस्टली यूनिपोटेंट होती है। और हम एडल्ट स्टेम सेल्स को क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अभी हमने पढ़ा कि प्लूरिपोटेंट नेचर की होती हैं, तो वो कह सकती हैं कि पूरी बॉडी में जितने डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनको बना सकती हैं। तो ये नई टेक्निक अभी ईजाद हुई है जिसको रिप्रोग्राम किया जाता है एडल्ट स्टेम सेल्स को, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में। तो इसको ना अभी हम पढ़ेंगे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल में, तो वहाँ पे ज़्यादा और फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको स्टेम सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे हम इसको भी गिन सकते हैं, तो यही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड रेगुलर अडल्ट सेल्स इनटू स्टेम सेल्स यूजिंग जेनेटिक प्रोग्रामिंग की मदद से ये किया गया है। और थ्रू अल्टरिंग द जीन्स इन द एडल्ट सेल्स, रिसर्चर्स कैन रीप्रोग्राम द सेल्स टू एक्ट सिमिलरली टू दैट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और एडल्ट स्टेम सेल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करने के लिए जो टेक्निक अपनाई गई है जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग की वजह से, तो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देखिए उसके बाद चौथा क्या था हमारा, पेरीनेटल स्टेम सेल्स। ये पेरीनेटल स्टेम सेल्स भी क्या है, तो देखिए रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड स्टेम सेल्स इन एमनियोटिक फ्लूइड एज वेल एज विद इन एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में और एम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में कुछ स्टेम सेल्स डिस्कवर किए गए हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पेरीनेटल स्टेम सेल्स। और दीज ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू चेंज इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड। और ये जो पेरीनेटल स्टेम सेल्स है ना, इनके पास ये एबिलिटी है कि अगर आप उनको कंडीशन प्रोवाइड करें या फिर ज़रूरत होती है तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जो सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पे क्या आती है, हमारी चार तरह की जो स्टेम सेल्स है उनके बारे में हमने पढ़ा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अडल्ट और ये चारों। अब हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशी के बेसिस पे। देख पोटेंशी मतलब जैसे हमने बात की कि क्या होता है कि कोई एक सेल कितने तरीके के सेल डिवाइड कर सकती है, बना सकती है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कि पोटेंसी के बेसिस पे कितने तरीके के सेल हैं। तो देखिए पोटेंसी के बेसिस पे चार तरीके के सेल होते हैं, टोटीपोटेंट,
प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब टोटी मतलब होता है टोटल। तो अगर कोई ऐसा स्टेम सेल जो पूरा को पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना दे, जो बॉडी के हर तरह के सेल्स बना दे, उसको कहते हैं टोटीपोटेंट। और टोटीपोटेंट सिर्फ एक ही सेल है, जाइगोट। जाइगोट ही है ना जो पूरा को पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, तो टोटीपोटेंट सेल वही है। तो देखिए, टोटीपोटेंट सेल्स हैव द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल सेल टाइप डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म में हर तरह के सेल बना सके, और हर तरह के सेल बनाने का मतलब कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके, इंक्लूडिंग बोथ एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। और ये एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज दोनों बना सके। अगर हम मैमल्स में बात करें तो 8 सेल स्टेज तक की जो सेल होती है वो कहते हैं टोटीपोटेंट होती है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म, सॉरी जाइगोट जो होता है वो टोटीपोटेंट होता है। फिर प्लूरीपोटेंट हम बात करेंगे 8 सेल स्टेज वाले की, ठीक है। तो ये होता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब ऐसा सेल जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके, एम्ब्रियोनिक वाली चीज़ें भी बना सके और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज या जो मेम्ब्रेन है वो भी बना सके। और ऐसा क्या होता है, सिर्फ जाइगोट होता है। फिर आते हैं प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट मतलब हमने अभी बात की कि प्लूरीपोटेंट ऐसा स्टेम सेल होता है जो बहुत तरह के डिफरेंट तरह के सेल्स बना सके, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम्स नहीं बना सकता, सेल्स जो है वो नहीं बना सकता। तो देखिए, प्लूरीपोटेंट सेल्स कैन ओनली मेक सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर। ये एम्ब्रियो को पूरी प्रॉपर तरीके से बना सकता है, बट मेक ऑल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो इंक्लूडिंग जर्म सेल्स एंड सेल्स फ्रॉम मेनी ऑफ द जर्म लेयर। और ये जर्म लेयर्स के भी सारे सेल्स बनाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म भी बनाता है, लेकिन क्या बनाता है, क्या नहीं बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बनाता है। देयरफॉर दे कैन मेक एनी सेल ऑफ द बॉडी। इसीलिए बॉडी की हर सेल बना सकती है, क्योंकि ये पूरा पूरा एम्ब्रियो बनाते हैं, बस ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। फिर आता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट क्या करते हैं ना, इससे कोई एक जर्म लेयर दीजिए आप उसको, और एक जर्म लेयर के जितने तरीके के सेल्स हैं ना वो सारे बना देगा। मल्टीपोटेंट सेल क्या होते हैं, ये अपनी क्लोजली रिलेटेड सेल्स की जो फैमिली होती है ना उसके सारे सेल्स बना सकते हैं। मगर आप मतलब एग्जांपल के लिए आप लीजिए एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म जो जर्म लेयर है उसके जितने भी तरीके के सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट सेल कहलाएंगे, क्योंकि वो सारे सेल्स बना देता है। तो देखिए यहाँ पे दिया कि मल्टीपोटेंट सेल्स कैन ओनली मेक सेल विद इन अ गिवन जर्म लेयर, लेकिन एक पर्टिकुलर ही जर्म लेयर के बारे में बनाएंगे और सारा नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फ्रॉम अ मेसोडर्मल टिश्यू लाइक द ब्लड कैन मेक ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लड। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप कोई मेसोडर्मल टिश्यू का सेल लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लड लीजिए, ब्लड तो उसमें का जो मल्टीपोटेंट सेल है ना, ये ब्लड की जितने भी टाइप के ब्लड है ना सबको बना देगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर बस जर्म लेयर होना चाहिए, बट कैन नॉट मेक सेल ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर। लेकिन अगर ये दूसरी जर्म लेयर जैसे एक्टोडर्म का जर्म लेयर आप ले रहे हैं तो उसके सेल्स नहीं बना सकता, मतलब ये लीवर, एक्टोडर्म में न्यूरस स्किन वगैरह आ जाएंगे तो ये नहीं बना पाएगा। एंडोडर्म की सेल्स लेंगे तो लीवर सेल्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं बना पाएगा ये। तो मल्टीपोटेंट मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर जर्म लेयर का जितने सेल्स है वो बना सकते हैं। मल्टीपोटेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्टेट का सीएम के तौर पे, जैसे हम कहते हैं कि पीएम है, कंट्री के पीएम है, तो उनको क्या करना है, उसको पूरा कंट्री के बारे में देख रहे हैं, पूरी कंट्री को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो ये पूरा कंट्री को देखता है पीएम। लेकिन जो सीएम होता है वो सीएम क्या करेगा कि सीएम का काम, वो एक स्टेट का सीएम है और उस स्टेट के जितने भी जिले हैं, ठीक है, जितने डिस्ट्रिक्ट है वो उनकी अंडर में है। तो सेम मल्टीपोटेंट का भी होता है। मल्टीपोटेंट क्या करता है, एक स्टेट मतलब एक कोई जर्म लेयर है उसके जितने भी जिले हैं, मतलब जितने सेल्स है उसको बना देगा, लेकिन दूसरे स्टेट के बारे में, दूसरे जर्म लेयर के बारे में उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मल्टीपोटेंट होता है। और यूनिपोटेंट क्या होता है, यूनिपोटेंट सेल्स मेक ऑफ द सिंगल सेल टाइप। ये तो भाई सिंगल सेल, एक ही तरह का सेल कोई बनाएगा। और इसका एग्जाम्पल एग हो गया और ओवा हो गया। एक क्या करेगा, अरे एक हो गया, ये स्पर्म हो गया, ठीक है। स्पर्म मतलब क्या होते हैं, जो स्पर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म जर्म सेल्स होते हैं। अगर स्पर्म वाला है तो सिर्फ स्पर्म ही बनाएगा, ओवा का है तो एग बनाएगा। ये सिर्फ एक ही तरह के बनाते हैं। तो एन एग सेल, एन एग्जांपल इज जर्म सेल, स्टेम सेल दैट मेक्स द सेल दैट मैच्योर टू बिकम एग या स्पर्म बनाते हैं, बट लेकिन कोई और सेल नहीं बनाते, तो यूनिपोटेंट के होते हैं। तो देखिए, अगर हम इनकी पोटेंसी की बेसिस पे हम क्लासीफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा टोटी पोटेंट, टोटी पोटेंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद प्लूरी पोटेंट, प्लूरी पोटेंट से कम मल्टी पोटेंट, मल्टी पोटेंट से कम यूनिपोटेंट, ठीक है। टोटी पोटेंट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, प्लूरी पोटेंट एम्ब्रियो बना सकता है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बना सकता है, मल्टी पोटेंट एक जर्म लेयर के जितने भी सेल्स हैं उनको बना सकता है, और यूनिपोटेंट तो सिर्फ एक ही तरह का सेल बनाएगा।
तो ये क्या हो गया, ये हमने देखा पोटेंसी के बेसिस पे स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन। ये हो गए स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल के क्लासिफिकेशन। अब देखिए एक चीज है फिर से, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। देखिए प्लूरीपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, अगर वो ब्लास्टोसिस्ट की बात करें, हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, तो वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो, पूरा का पूरा जो फीट है वो बनाएंगे, आगे चलकर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, बस ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो प्लूरीपोटेंट नेचर के सेल्स होते हैं वो बॉडी के हर तरह के सेल्स बना सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने क्या किया ना, कि जो एडल्ट सेल्स हैं, एडल्ट बॉडी की जो सेल्स हैं, उनको इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की बिहेवियर की तरह। मतलब जो एडल्ट सेल्स है, मतलब ये एडल्ट सेल्स हैं, ठीक है, अब इनको कन्वर्ट कर दिया है प्लूरीपोटेंट सेल्स में। तो इनको कन्वर्ट कर दिया मतलब इंड्यूस किया है एडल्ट सेल को कि तुम प्लूरीपोटेंट में चेंज हो जाओ, तो उसी चीज़ को इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से, मतलब देखिए प्लूरीपोटेंट जो सेल्स होती है ना एम्ब्रियो की, वो उनमें 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, नैनो, ऑक्ट4 और सॉक्स2। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से ही उस इनर सेल मास की प्लूरीपोटेंसी मेंटेन रहती है। वो इसी की वजह से हर बॉडी के हर तरीके के सेल बना सकता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, इन्हीं तीनों को क्या कर दिया है, एडल्ट सेल में एक्सप्रेस करवा दिया, और उन्होंने क्या किया, प्लूरीपोटेंट नेचर की सेल क्या करने, उन्होंने उनके अंदर क्या हुआ है, प्लूरीपोटेंसी वाली चीज़ आ गई है। तो देखिए कितनी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है। मतलब अगर ऑर्गन, अब क्या करेंगे देखिए, कि जिन एडल्ट सेल्स को उन्होंने प्लूरीपोटेंट नेचर का बनाया है, तो अब उनको पर्टिकुलर कंडीशन देके वो जैसा सेल चाहते हैं, जैसा पर्टिकुलर टिश्यू चाहते हैं, वो ऐसा ग्रो करा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद वो क्या कर सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में क्या कर सकते हैं, ये चीज़ मदद कर सकती है कि फिर से वैसा जिसको टिश्यू चाहिए वो वहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। तो किस वजह से कौन से फैक्टर्स हैं और कैसे काम करता है, ये थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, इसको शॉर्ट में आईपीएससी भी कहा जाता है, आईपीएस सेल्स आर एडल्ट सेल्स होती हैं दैट हैव बीन जेनेटिकली रीप्रोग्राम्ड, और इनको क्या किया जाता है, जेनेटिकली रीप्रोग्राम कहा जाता है, रीप्रोग्राम किया जाता है। मतलब ये एडल्ट सेल्स है ना, ये एडल्ट सेल्स हैं, तो एडल्ट सेल की जो कन्वर्जन है आईपीएससी सेल्स में, तो इसको ना कहा जाता है रीप्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनको जेनेटिकली एडल्ट सेल्स को क्या किया गया है, जेनेटिकली रीप्रोग्राम कर दिया है टू एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइक स्टेट में। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वही प्लूरीपोटेंट नेचर की होती है, तो उनके जैसा कर दिया गया है। बीइंग फोर्स्ड टू एक्सप्रेस जीन्स एंड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसकी वजह से क्या हुआ है, एडल्ट सेल्स को जेनेटिकली रीप्रोग्राम करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि प्लूरीपोटेंट नेचर की हो गई हैं, उनके जैसा बिहेवियर लाने के लिए, उनके जैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उनके जैसा जो प्रॉपर्टीज है लाने के लिए ऐसा बना दिया गया है। Although these cells meet the defining criteria for pluripotent stem cell, it is not known if iPSC and embryonic stem cell differ in clinically significant way। तो ये चीज़ तो ठीक है कि हमने कर दिया है कि प्लूरीपोटेंट नेचर की बन गई हैं एडल्ट स्टेम से, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि जो आईपीएससी सेल है, मतलब जिसको आपने जेनेटिकली रीप्रोग्राम करके बनाया है, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हैं, वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अलग अलग है कि नहीं है, क्या क्या यूज़ हो सकता है, तो उतना अभी नहीं चला, अभी इस पे काम चल रहा है। और माउस में इंड्यूस प्लूरीपोटेंसी पहली बार 2006 में देखा गया था, किया गया था, और ह्यूमन में 2007 में, ठीक है। अब तो आता है यामानाका फैक्टर्स। ये जो हम बात कह रहे हैं ना कि एडल्ट सेल्स को इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इस फैक्टर्स यामानाका फैक्टर्स की, यामानाका फैक्टर्स क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से एडल्ट सेल्स को आईपीएससी सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये यामानाका फैक्टर्स कौन है, इनके नाम पता रहने चाहिए, ऑक3-4, सॉक्स2, KLF4 और सीमिक। ये 4 यामानाका फैक्टर्स हैं। ये क्या होते हैं, इनकी वजह से हम एडल्ट सेल्स को आईपीएससी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जो प्लूरीपोटेंसी होती है आईसीएम की, इंड्यूस इसकी इनर सेल मास की, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, उसमें क्यों मेंटेन होती है, क्योंकि उसमें ऑक्ट4, सॉक्स2 और नैनो नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। तो यही चीज़ की जाती है इसमें। तो यामानाका फैक्टर्स क्या है, यामानाका फैक्टर्स ये चारों हैं। तो यामानाका फैक्टर्स क्या है, ग्रुप है प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इसमें एडल्ट सेल में इन्हीं चारों को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस कर दिया जाता है, और इसकी वजह से ये आईपीएससी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखिए इसमें भी एक चीज़ है कि जो KLF4 होता है ना, ये
OCT4 को, SOX2 को और CMYC को, सबको ये एक्टिवेट करता है। लेकिन जो OCT4, नैनोग और SOX2 है ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और CMYC भाई अपना अकेला पड़ा रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। और OCT4 नैनोग SOX2 क्या करते हैं, एक दूसरे को तो एक्टिवेट करते भी है, ये खुद को भी एक्टिवेट करते हैं। और KLA4 सबको एक्टिवेट करता है, खुद को भी एक्टिवेट करता है। तो ये हो गया इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और ये मैंने कहा फैक्टर्स के बारे में। अब एक चीज़ है स्टेम सेल नीश। स्टेम सेल नीश क्या है, जिस एनवायरनमेंट में सेल रह रहा है, जो घर है उसका सेल का, उसको स्टेम सेल नीश कहा जाता है। स्टेम सेल जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको स्टेम सेल कहा जाता है। नीश मतलब क्या होता है ना, अभी हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि जिस एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और अपना सारा ऑक्यूपेशन करता है, जो भी उसका काम है करता है। तो जैसे हम हैं अपने घर में हैं, घर में अपना पढ़ाई लिखाई जो भी काम करना है करते रहते हैं, तो वो हमारा नीश है। तो ऐसे ही स्टेम सेल नीश क्या होता है, स्टेम सेल नीश मतलब जिस एरिया में, जिस माइक्रो इन्वायरमेंट में स्टेम सेल रह रहा है उसको स्टेम सेल नीश कहा जाता है। तो देखिए स्टेम सेल नीश रिफर्स टू अ माइक्रो इन्वायरमेंट को कहा जाता है विद इन द स्पेसिफिक एनाटॉमिक लोकेशन वेयर स्टेम सेल्स आर फाउंड व्हिच इंटरैक्ट विद स्टेम सेल्स टू रेगुलेट सेल फेट। वो माइक्रो इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टेम सेल्स रहती हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और एक सेल का फेट डिसाइड करती हैं, इसी को स्टेम सेल नीश कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक एंड adult stem cell research has shown that stem cell fates are controlled by their specialized microenvironment। जो एम्ब्रियोनिक और एडल्ट स्टेम सेल पर रिसर्च किया गया है तो उनपे ये पता चला है कि जो स्टेम सेल का फेट होता है वो उसकी जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उससे भी डिसाइड होता है, रेफर टू एज स्टेम सेल नीश। और इसी माइक्रो इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है, स्टेम सेल नीश कहा जाता है। और वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वाया डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन या फिर मॉलिक्यूलर सिग्नल जो उन्हें उनके नीश प्रोवाइड करता है। उस नीश में होता क्या है, तो नीश इज फाउंड बाय द एंसेंबल ऑफ स्ट्रोमल सेल्स, द फैक्टर्स दे प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एडहेसिव सिग्नल्स, सॉल्युबल फैक्टर्स, मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें होती है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टेम सेल नीश का। ये स्टेम सेल नीश है पूरा एरिया। यहाँ पे स्टेम सेल है, ये रिसेप्टर्स है, कुछ कीमोकाइनेज हार्मोन्स है, नीश सेल्स, ब्लड वेजल्स है, कोलाजन फाइब्रोनेक्टिन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्विसेंस मेंटेनेंस के लिए जगह है, प्रोलिफरेशन मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको मिला के एक स्टेम सेल नीश बनता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेम सेल के बारे में हमारी बात की, स्टेम सेल क्या क्या होती है, उनके टाइप्स और स्टेम सेल नीश के बारे में।